अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान का, और वो टॉपिक है हाउ सक्सेसफुल वाज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट नेशन बिटवीन 1947 एंड 1948। तो एक्चुअली ये 1947 और 1948 के इश्यूज, प्रॉब्लम्स, हाउ डिड वी हैंडल दैट, ये उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो उसको ज़ाहिर है, इसको सॉल्व करने के लिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि 1947 और 48 यानी पाकिस्तान बनते ही हमें क्या मसले हुए। तो टॉपिक छोटा सा है और फैक्ट बेस्ड है, उसमें कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। कुछ फैक्ट्स हैं जो हुए थे। पाकिस्तान जब बना था तो आपको पता है कि, आपको याद होगा मैंने बताया था कि ये 4-5-6 हफ्ते के अंदर अंदर अचानक से उन्होंने फैसला कर दिया कि भाई अब एकदम से बना दो, ताकि वो किसी भी तरह के प्लानिंग ना हो सके, प्रॉपर डिवीजन ना हो सके, कोई क्वेश्चन ना कर सके ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। भाई अब जो होना था वो तो हो गया, यहाँ से आगे चलो। तो इस बुनियाद पे जो है वो बहुत सारे मसाइल ऐसे छोड़े गए कि जिसकी बाद ये कहा गया कि ये 2-4 साल में ये बैठ जाएगा, ये कुछ दिनों में बैठ जाएगा, ये नहीं चल सकेगा, क्योंकि इसका पूरा इंतज़ाम किया गया था। हर तरह के रिसोर्सेज से डिप्राइव करने की कोशिश की गई थी, तरह तरह के हर्डल्स क्रिएट किए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपके सामने बुक में भी लिखा हुआ होगा कि मोस्ट ऑफ द लीडर्स ऑफ कांग्रेस सब्सक्राइब टू द व्यू दैट Pakistan was not a viable state politically, economically, geographically, militarily, and that sooner or later the areas which they had ceded would be compelled by the force of circumstances to return to the fold। यानी जो हिस्सा पाकिस्तान बना है वो किसी भी एतबार से खड़ा रहना उसके लिए मुमकिन नहीं है, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, जोग्राफिकली, मिलिटरीली, तो आखिरकार वो वापस आ जाएंगे। तो वो क्या प्रॉब्लम्स थे जिनकी वजह से वो इतने श्योर थे, और हमने उसको किस तरह से हैंडल किया। सबसे पहले मसला रेडक्लिफ अवार्ड, अगर आपको याद हो, थोड़ा सा रिहैश करें अपना जो हमने एंड किया था। तो रेडक्लिफ अवार्ड में क्या हुआ था कि हम लोगों को जो बाउंड्री खींची गई थी, जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन की गई थी, उस डिस्ट्रीब्यूशन पे ऑलमोस्ट हर तरफ कुछ ना कुछ मसाइल थे, और ख़ास तौर पे जो हम अपने साथ जो होने वाली ज़्यादती है वो ज़ाहिर है हम उसको हाईलाइट करेंगे। बहुत सारी जगह, सबसे पहले तो रेडक्लिफ अवार्ड के नतीजे में क्या हुआ कि ऐसे इलाके जो बॉर्डर पे थे और मुस्लिम थे वो इंडिया में कर दिए गए। तो अब वहाँ से जो है वो एक सिलसिला शुरू करना पड़ा कि अब अगर वो बॉर्डर पे भी हैं या बॉर्डर के करीब भी थे और थे भी मुस्लिम डोमिनेंट, फिर भी इंडिया में कर दिए गए। अब इस चक्कर में जब वो वहाँ से यहाँ माइग्रेट कर रहे थे तो माइग्रेशन के दौरान उनके साथ जो भी ज़्यादतियाँ हुई, मारा पीटा गया, सब कुछ लूट लाट गया, जान से मार दिया गया। हमारा जो मेजर मसला था रेडक्लिफ अवार्ड के साथ वो था कि फ़िरोज़पुर, जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी थी, हमारे बॉर्डर के साथ था, इंडिया को दे दिया गया। गुरदासपुर मुस्लिम मेजॉरिटी थी, हमारे बॉर्डर के साथ था, इंडिया को दे दिया गया। मैंने आपको बताया था कि गुरदासपुर का मसला क्या था, कि गुरदासपुर वो रास्ता था जहाँ से होकर कश्मीर तक आ सकता था इंडिया। इंडिया के पास कश्मीर से वो टच कर रही थी लैंड एरिया, वो गुरदासपुर से टच कर रही थी। तो अगर गुरदासपुर कश्मीर के, इंडिया के पास नहीं होता तो एक ऐसा बॉटल नेक है कि सिर्फ एक कस्बे को आप प्रोटेक्ट कर लें तो आप कश्मीर में एंट्री बंद कर सकते हैं इंडिया। तो गुरदासपुर उनको देने का मतलब है कि पूरे कश्मीर आपने उनको एंट्री पॉइंट दे दिया। ठीक है,
गुरदासपुर के साथ हमारा तीसरा मसला था, पहला था फिरोजपुर। तो जो मैंने आपसे रजिस्टर्स मंगवाए ना, उसमें शुरू कीजिए रेडक्लिफ अवार्ड से प्रॉब्लम्स। ठीक है, प्रॉब्लम्स विद रेडक्लिफ अवार्ड। प्रॉब्लम्स विद रेडक्लिफ, और फिर नीचे लिखिए नंबर 1 फिरोजपुर, नंबर 2 गुरदासपुर, नंबर 3 बंगाल। बंगाल की भी पार्टीशन करके कुछ हिस्सा उन्होंने अपने पास रोक लिया था। कलकत्ता कैपिटल जो था उसका सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया था, सबसे बड़ा कमर्शियल हब था, एजुकेशनल सेंटर था, उसको जो है उन्होंने जो है वो सारी फैक्ट्रीज वगैरह कलकत्ता में थी, कलकत्ता अपने पास रोक लिया उन्होंने। यानी नंबर 3 बंगाल, नंबर 1 फिरोजपुर, नंबर 2 गुरदासपुर, नंबर 3 बंगाल, और बंगाल के अंदर जो है वो आप लिखेंगे कलकत्ता, CALCUTTA, कलकत्ता। गुरदासपुर में लिखेंगे गेटवे टू कश्मीर। तो गुरदासपुर के आगे एक लफ्ज लिख दीजिएगा गेटवे टू कश्मीर। कलकत्ता, अपना बंगाल के आगे लिख दीजिएगा कलकत्ता दी हब ऑफ इंडस्ट्री एंड एजुकेशन। ठीक है, तो फिरोजपुर भी एक इलाका था मुस्लिम मेजोरिटी का, तो उन्होंने कई जगह ये मसाइल खड़ा किए। अच्छा, एक प्रॉब्लम, ये 3 प्रॉब्लम तो हमें थे, इसके अलावा एक प्रॉब्लम और भी एक जगह था, और हम उसको ज़रा हाईलाइट ज़्यादा करते हैं, आपस की बात है, क्योंकि ज़ाहिर है एक राइवलरी तो है हमारी, तो वो जब हमारे मसाइल को हाईलाइट करते हैं तो हम उनके मसाइल को भी हाईलाइट करते हैं थोड़ा बहुत। तो वो प्रॉब्लम क्या था कि अगर आपको याद हो को, तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी जो 2 बेसिक बड़ी पार्टियों की थी वो तो थी हिंदू मुस्लिम, लेकिन साथ में एक छोटी सी माइनॉरिटी और भी थी, वो सिख की माइनॉरिटी थी। वो अपने तौर पे तय ये समझ रहे थे कि जब पार्टीशन होगा तो फिर सबका पार्टीशन होगा, है ना, जब हिस्से बटेंगे तो सबको मिलेंगे, लेकिन हिंदू मुस्लिम को तो मिल गया हिस्से, सिख को कुछ भी नहीं मिला। तो वो काफ़ी ज़्यादा उसमें थे, मतलब काफ़ी गुस्से में थे इसके बाद। सिख स्टेट के बारे में उनका प्रोग्राम था। अब आपको पता होगा, शायद आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि पूरी दुनिया में इस वक्त वो मूवमेंट चला रहे हैं, खालिस्तान की मूवमेंट। नहीं पता आप लोगों को? खालिस्तान के नाम से वो एक मूवमेंट चला रहे हैं, जिसके अंदर पूरी दुनिया में जो है वो समझ लें एक तरह से रेफरेंडम कराते हैं। कनाडा में कराया, यहाँ कराया, वहाँ कराया, मुख्तलिफ मुल्कों में जाके वहाँ पे जो सिख रहते हैं उन सिखों के से वोट लेते हैं और बताते हैं दुनिया को कि देखें दुनिया में ज़्यादातर सिख का क्या ख्याल है, कि क्या वो समझते हैं कि उनका खालिस्तान या पंजाब का जो भी उनका एरिया है उसको खालिस्तान कहते हैं, वो एक सेपरेट स्टेट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो इस पर काफ़ी इंडिया को प्रॉब्लम है। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था, आई हैव स्पेंट अ ग्रेट डील ऑफ टाइम सीइंग वेदर देयर वाज एनी सॉल्यूशन व्हिच would keep the Sikh community more together. I am not a miracle worker and I have not found a solution. So जब पंजाब was divided to be in the basis of areas of Muslim और areas of non-Muslims, तो वो सिख को जो है वो नहीं मिला अलग से, तो उस पर भी काफ़ी गड़बड़ हुई थी और सिखों ने भी काफ़ी हंगामा किया था, बलवे किए थे।
ठीक है जी, तो अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि पाकिस्तान जब बना था तो पाकिस्तान बनते हुए उनको प्रॉब्लम्स क्या क्या थे। ठीक है, ये तो हमारा रेडक्लिफ से इख्तलाफ था कि हमें बाउंड्री समझ में नहीं आई और उस बाउंड्री की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हुए। बाद में आपको पता है कश्मीर भी इन्होंने इसी तरह से निकाला। अच्छा, जो हमें प्रॉब्लम पाकिस्तान बनाते हुए हुए बनते ही हुए वो था, एक तो जियोग्राफिकल प्रॉब्लम था। इसका हेडिंग क्या रहेगी? जियोग्राफिकल प्रॉब्लम। मेन मेन हेडिंग डलेगी प्रॉब्लम्स फेस्ड एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, प्रॉब्लम्स फेस्ड एट द टाइम ऑफ क्रिएशन। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम था जियोग्राफिकल। जियोग्राफिकल का मतलब क्या हुआ, इसमें एक एक बात ये थी कि लॉन्ग बॉर्डर था बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये क्या मतलब हुआ, इस बात का क्या प्रॉब्लम, क्या मतलब हुआ, ये लॉन्ग बॉर्डर से मसला क्या होता है? मसला ये होता है कि आम तौर पे जब दुनिया में कोई मुल्क बनते हैं तो उनका दूसरे मुल्कों से नेचुरल बॉर्डर होता है, कोई ना कोई वजह होती है वो मुल्क एक जगह खड़ा होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये दुनिया में कोई जगह है जहाँ पे पहाड़ है, एक इस तरह से पहाड़ है, तो खुद ब खुद इधर एक अलग मुल्क बन जाएगा, इधर एक अलग मुल्क बन जाएगा। दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता बाय द पैसेज ऑफ टाइम, बाय द हंड्रेड्स ऑफ सेंचुरीज, मुल्क जो अलग अलग होते हैं वो कहीं पहाड़ों की कंट्रीब्यूशन की वजह से, कहीं बड़ा सा दरिया गुजर रहा होता है उसकी वजह से, नॉर्मली आमतौर पे जो बड़े बड़े मुल्क नेचुरली फ्लो से होते होते अलग अलग मुल्क बने होते हैं, उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन, बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, वो कोई नेचुरल वे में होती है। अच्छा, चूंकि पाकिस्तान और इंडिया जो बना वो कोई नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन से तो बना नहीं, ये तो एक साहब ने लाइन खींच दी। तो इस लाइन में पूरा का पूरा फिजिकल बॉर्डर था। ठीक है, पाकिस्तान इंडिया की जो लाइन थी हमारी, तो ये एक फिजिकल बॉर्डर था जिसके इधर भी लोग हैं इधर भी लोग हैं, बाकायदा प्रॉपर गांव देहात हैं ऐसे कि जो आधे आधे कट गए कहीं कहीं से। ठीक है, तो ये एक अननेचुरल बॉर्डर था जिसको कि हर स्पेस से आरक जारक पॉसिबल थी। ठीक है, अब इस पूरे को हर वक्त हर जगह से कहीं से भी आप क्रॉस कर सकते हैं क्योंकि नेचुरल बॉर्डर नहीं है। इधर ही नहीं उधर भी देख लें कि अगर आप उधर निकलते, थोड़ा मैं रफ मैप बना रहा हूँ, होपफुली कोई माइंड नहीं करेगा, इधर निकलते तो इधर भी यही मसाइल हैं कि हमारे जो बॉर्डर की कंडीशन है वो एक लाइन खींची गई है ज़मीन पे, जिस जिस जो कि नेचुरली कुछ पहाड़ों दरियाओं या उन सिलसिलों से नहीं डिफाइन हो रही। तो ईरान से भी हमारा वर्किंग बॉर्डर है ऐसा लंबा चौड़ा यहाँ से वहाँ तक कि जब चाहे जहाँ से चाहे घुसे। इंडिया से तो है ही इतना बड़ा पूरा बॉर्डर, इधर हमारा शहर उधर तुम्हारा शहर, आमने सामने बैठे हैं, वाघा पे आप देख रहे होते हैं। अफगानिस्तान के साथ भी ऐसा ही है हमारा मसला। तो ये जो बॉर्डर लंबा बॉर्डर है, अगर तो आपके दोनों तरफ ऐसे लोग मौजूद हैं जो एक दूसरे के सगे भाई हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, कोई मसला ही नहीं आपस में, तो इस बॉर्डर का होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ठीक है, लंबा बॉर्डर है तो क्या हुआ। अच्छा, पाकिस्तान कटा भी एक लंबाई में है तो लेंथ काफी ज्यादा है बॉर्डर की, लेकिन चूंकि इत्तेफाक ऐसा है कि पाकिस्तान के हर तरफ जो मुल्क हैं उन सबके अपने अपने इस तरह के इंटरेस्ट हैं कि पाकिस्तान उनके ऊपर 100% ट्रस्ट नहीं कर पाता। पाकिस्तान के हर तरफ इस तरह की सिचुएशन है कि पाकिस्तान उन पे 100% ट्रस्ट नहीं कर पाता। चलें कि चाइना को आप उसमें से निकाल दें, चाइना पे तो कर लेते हैं, फिर भी इतना लंबा पूरा बॉर्डर है इंडिया के साथ, उसको मुस्तकिल आपको मैनेज करना है। फिर इतना लंबा बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के अंदर हमेशा से मसाइल मसले रहे हैं, उनके प्रॉब्लम्स रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो इंडिया ब्रिटेन ने जो बॉर्डर मार्क किया था अफगानिस्तान के साथ, उसमें कुछ हिस्सा अफगानिस्तान का इस तरफ कर लिया था इंडिया के अंदर। वो याद है ना आपको, डिओड्रेंट लाइन का इशू था। अब वो जो हिस्सा इस तरफ आया था वो पाकिस्तान के हिस्से में आ गया था, तो अब उनको पाकिस्तान से मसला हो गया था कि ये तो हमारा इलाका था तो इनको क्यों दे दिया।
तो ज्योग्राफिकली एक मसला तो बॉर्डर का था हमारा, कि एक बॉर्डर बहुत बड़ा था, उसको मैनेज करना बहुत आसान नहीं था, नंबर एक। नंबर दो, दूसरा मसला हमारा था ईस्ट और वेस्ट के बीच में बहुत बड़ा गैप था। ठीक है, लॉन्ग बॉर्डर लिखा आपने, इसको लिखेंगे डिफिकल्ट टू मैनेज। आप कहेंगे डिफिकल्ट टू मैनेज के मतलब क्या मैनेज करना है भाई? अभी आप देखें, कुछ दिनों पहले हमारे सूबे पंजाब में गंदम की शॉर्टेज हुई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक राउंड फिगर आसानी के लिए कर लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए की गंदम मिल रही थी 1 किलो पूरे मुल्क में। पंजाब में जब शॉर्टेज होगी तो पंजाब में 500 रुपए किलो मिलेगी। तो बाकी सूबों से क्या होगा कि बाकी सूबों में जहाँ 100 रुपए मिल रही होगी, खुद ब खुद वो भी पंजाब में बेचना शुरू कर देंगे। उनके जो जो ट्रेडर्स हैं वो भी पंजाब में बेचना शुरू कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे उनको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। तो फिर बाकी सूबों में भी शॉर्ट हो जाएगी, उनकी सारी प्लानिंग फेल हो जाएगी। सूबे की गवर्नमेंट की, हर गवर्नमेंट प्लान करती है ना अपने इलाके की गंदम के हिसाब से। तो अब यहाँ से वहाँ जो गंदम मूव करने के रास्ते हैं, वहाँ पे विजिलेंस की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि यहाँ से कोई गंदम निकाले वहाँ ले जाए, कि भाई वो हर सुबह अपने हिसाब से इंडिपेंडेंट प्लानिंग करता है। ये हमारे आइन का हिस्सा है कि हर सुबह अपनी गंदम की प्लानिंग खुद करे और अपने स्टॉक्स खुद मेंटेन करे। अगर कम हो तो खरीद खरीद के मैनेज करे भाई। अगर इमरजेंसी होगी तो एक दूसरे की मदद भी करेंगे। फेडरेशन इसलिए बनी हुई है, फेडरल इसलिए बैठा हुआ है। लेकिन जनरली मैनेजमेंट हर सूबे को अपनी अलग करनी है। तो अब अगर मैनेजमेंट करनी है तो फिर आपको एक सूबे से दूसरे सूबे में गुड्स के जाने को रोकना पड़ेगा। तो वो तमाम रास्ते जो एक सूबे से दूसरे सूबे की तरफ जा रहे होते हैं उस पर आप पर बिठा देते हैं, पुलिस वाले चौकियां लगा देते हैं। वो चेकअप करते रहते हैं क्या सामान आ रहा है, क्या सामान जा रहा है। लेकिन जब यही मामला आप देखें इंडिया पाकिस्तान का होगा, तो बड़ी तादाद में ऐसी सामान है जो यहाँ सस्ता मौजूद है, वहाँ पे शॉर्टेज हुई, सारा सामान यहाँ से निकलना शुरू हो गया। इसको स्मगलिंग कहते हैं। बड़ी तादाद में ऐसा सामान है जो हम नहीं चाह रहे कि इंडिया से यहाँ पे है, वो यहाँ आना शुरू हो गया। तो ये तो सिर्फ एक बात है, स्मगलिंग सिर्फ एक पॉइंट है। उसके अलावा ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बहुत सारे मसाइल, दहशतगर्दी, ये सब कुछ है। जितना लॉन्ग बॉर्डर आपके अनफ्रेंडली कंट्रीज के साथ होता है उतना ही ज़्यादा आपके लिए मुश्किल हो जाता है उसको मैनेज करना। ठीक है, तो डिफ़िकल्ट टू मैनेज का मतलब बताया मैंने आपको। दूसरा मैंने बताया आपको कि दूसरा प्रॉब्लम था हमारा ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान। ठीक है, फिजिकली अनकनेक्टेड था ये, फिजिकली डिस्कनेक्टेड। फिजिकली डिस्कनेक्टेड होने की वजह से डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा थे। एक दूसरे तक पहुंचने के लिए इनको बीच में से इंडिया को क्रॉस करके जाना पड़ता था। जी, मैं बस इतना बता रहा हूँ, वो लिखने वाला वो लिखते रहिए। मैंने कहा ज्योग्राफिकल के अंदर लिखिए लॉन्ग बॉर्डर डिफिकल्ट टू मैनेज, और दूसरा पॉइंट लिखिए ईस्ट वेस्ट फिजिकली डिस्कनेक्टेड। फिजिकली डिस्कनेक्टेड आप लिख सकते हैं 1000 मील का तकरीबन डिफरेंस था, 1000 माइल्स थे इन बिटवीन। और इन बिटवीन क्या था? बिटवीन में था इंडिया। यही सारा बड़ा मसला था। आपको पता है कि अब ये बात खैर ओ लेवल्स के स्कोप से थोड़ी सी आगे चली जाती है, जनरली थोड़ी बात करता हूँ मैं। जब दो सूबों के बॉर्डर आपस में मीट करते हैं और सूबे के लोग एक दूसरे के इलाकों में आने जाने के लिए आज़ाद होते हैं, तो कल्चर भी एक सूबे से दूसरे सूबे की तरफ ट्रैवल करता है। ऑब्वियसली जो जो बॉर्डर के जिस तरफ सूबा ज़्यादा अमीर होगा या जिस इलाका ज़्यादा खुशहाल होगा उसका कल्चर दूसरे की तरफ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि 100% ऐसा होगा। 40-60 के रेशियो से इनका कल्चर उधर जाएगा, उनका कल्चर उधर जाएगा। लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना शुरू करेंगे, उनकी ज़बानें कॉमन होना शुरू हो जाएंगी। मेरी बात समझ आ रही है?
और इसकी मिसाल क्या है, आप बता सकता है कोई? इसकी मिसाल जनाब बड़ी जबरदस्त मिसाल है। आपको पता है कि सिंध और पंजाब का बॉर्डर मिलता है और आपस में आना जाना आसान है, अलाउड है। तो सिंध और पंजाब के बॉर्डर पे एक खित्ता है जहाँ पे कि ये बोलियां आपस में मिक्स हो जाती हैं और सराइकी पाई जाती है। सराइकी जो है वो आधी सिंधी आधी पंजाबी है। टू वर्ड सिंध आते चले जाएं, सराइकी में सिंधी के अल्फाज बढ़ जाते हैं, यहाँ तक कि एक वक्त आता है सराइकी खत्म होकर सिंधी शुरू हो जाती है। टू वर्ड्स पंजाब जाना शुरू करें, सराइकी सिंधी से सराइकी, हैवी हैवी सिंधी वाली सराइकी, फिर नॉर्मल सराइकी, फिर हैवी पंजाबी वाली सराइकी, और फिर सराइकी खत्म होकर पंजाबी शुरू हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो जो प्रोविंसेस होते हैं उनकी एक दूसरे के साथ हम आहंगी होती है। समहाउ एक दूसरे से उनके कनेक्शंस बनना शुरू हो जाते हैं, समहाउ उनके एक दूसरे से रिलेशंस बनना शुरू हो जाते हैं, शादियां होती हैं आपस में, उनकी मोहब्बतें बनती हैं, उनके अंडरस्टैंडिंग होती है एक दूसरे की प्रॉब्लम से। जैसे हमें पता है, अपर पंजाब वाले को पता है कि जी हम क्या देख रहे हैं, लोअर पंजाब में क्या इश्यूज हैं, हमने क्या मसले देखे हैं। पंजाब लोअर पंजाब को पता है कि सिंध में क्या मसले उनको नजर आ रहे हैं, सिंध को पता है कि अपर पंजाब क्या मसाइल है फेस कर रहा है। ये फिजिकली कनेक्ट होने से काफ़ी फर्क पड़ता है। आपको मैं बताऊं, इसी तरह की एक मिसाल जो है वो आपके पास पोटोहार रीजन के अंदर है। नीचे पंजाब है, ऊपर आपके दो एरियाज मिल रहे हैं, एक तरफ केपीके मिल रहा है, एक तरफ जीबी गिलगित गिलगित बल्तिस्तान मिल रहा है। ये बीच की जबान और बीच के इलाके के लोग आपको मिक्स मिलेंगे। ये पिंडी के लोग जैसे हैं ना, पिंडी के लोग जो हैं वो आपको थोड़े से इधर के थोड़े से उधर के मिक्स लगेंगे। आप नीचे आ जाएं, लाहौर की तरफ आ जाएं, फैसलाबाद आ जाएं, यहाँ पे आपको पंजाब मिलेगा, पंजाब का एक रंग ढंग, पंजाब का स्टाइल पंजाबी मिलेगा। आप ऊपर पठान की तरफ चले जाएं, पेशावर की तरफ, आपको पठान मिलेगा पेशावर में। लेकिन इन दोनों का जो जंक्शन है, रावलपिंडी इस्लामाबाद, ये पहाड़ी इलाका, यहाँ की लैंग्वेज भी कुछ 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 मिक्स सी मिलेगी आपको, जिसमें थोड़ा सा कुछ स्टाइल पश्तो का भी महसूस हो रहा होगा सुनने वाले को, और कुछ स्टाइल आपको पंजाबी का ही महसूस हो रहा होगा। और इसी तरह से यहाँ की जबानों के साथ साथ लोगों के उठने बैठने रहन सहन में भी ऊपर और नीचे वालों का मिक्स मिलेगा। इतनी लंबी बात मैं इसलिए कर रहा था कि बांग्लादेश हमसे फिजिकली कनेक्टेड नहीं था, जिसकी वजह से हमारा सूबा जो था वो हमसे फिजिकली कनेक्टेड ना होने की वजह से हम बाकी चारों सूबे तो एक दूसरे से कनेक्टेड थे और एक दूसरे से इंस्पायर, मोटिवेट या जो भी कर रहे थे, इंटरेक्ट कर रहे थे कम से कम। उनका हमसे और हमारा उनके साथ जो जो रंग ढंग में बस जाना था वो नहीं चल रहा था मामला। तो ये अब आई डोंट नो, ये पॉइंट हम ओ लेवल्स के लेवल का नहीं है, पॉइंट थोड़ा आगे के लेवल का है, लेकिन ये कि अब इसका हिंट तो यहाँ दे सकते हैं। फिर जैसे मैंने कहा, ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम के अंदर एक प्रॉब्लम था ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का जो फिजिकली डिस्कनेक्टेड था, ये लिखा है आपने। इसमें आपने लिखा होगा 100 माइल्स इन बिटवीन इंडिया, ये लफ्ज़ लिख लिया होगा आपने। तो चाहें तो ये लफ्ज़ लिख लें आप कि कल्चरल एक्सचेंज वाज नॉट पॉसिबल, कल्चरल एक्सचेंज वाज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये हो गई बात। अच्छा, फिर अगला पॉइंट है जो हमें प्रॉब्लम था, ज्योग्राफिकल हो गया। अब आप लिखते हैं ज्योग्राफिकल से हट के पॉलिटिकल प्रॉब्लम। पाकिस्तान बनते ही इलाकाई प्रॉब्लम तो देख लिया हमने, अब सियासी मसाइल भी थे। सियासी मसाइल क्या थे, लिख लें जी पॉलिटिकल। ओहो भाई, राइटिंग को थोड़ा एक्सक्यूज कीजिएगा, मैं जो लिख रहा हूँ जल्दी जल्दी में लिख रहा हूँ, तो ज़रा हालांकि नॉर्मली टैबलेट पे राइटिंग अच्छी होती है, लेकिन अभी ज़्यादा जल्दी है तो ज़्यादा ऐसी हो रही है। पॉलिटिकल प्रॉब्लम में सबसे पहले क्या क्या मसाइल थे? नंबर 1, जो गवर्नमेंट थी वो दिल्ली में थी पाकिस्तान बनने से पहले, या जो जो जिन जिन इलाकों में मेजर गवर्नमेंट्स थी वो गवर्नमेंट के एरियाज, गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स जो हैं वो हमारे पास मेजरली नहीं आई। ठीक है, तो बिल्डिंग एंड इवन जो स्टाफ था ना, स्टाफ भी सारा उधर ही रह गया। अब आपने कहा है कि मैं आपसे कहूं कि जी आज मैं आपको एक पूरा
बहुत बड़ा महल दे रहा हूँ, आप इसको संभालो। अब भाई महल को क्या मैं खुद ही गटर साफ करूंगा, मैं खुद ही झाड़ू लगाऊंगा, मतलब समझ रहे हैं ना। मुल्क तो चला लो, लेकिन वो लोग जिस चीज से मुल्क चला रहे थे वो चीज अपने पास रख ली। यानी ये पूरी ब्यूरोक्रेटिकल स्ट्रक्चर, उसके अंदर जो स्टाफ था, उसका मेजर हिस्सा इंडिया के पास रह गया। जो जो उनकी बिल्डिंग्स थी, जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर फिजिकल था, वो भी इंडिया के पास मेजोरिटी रख लिया गया, और पाकिस्तान को उसमें से बहुत कम मिला। ठीक है। फिर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, आपको याद है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी ना, और वो पूरी एक स्ट्रक्चर फिजिकली चला रही थी। इंडिया में जब ब्रिटिश राज आया था, ब्रिटिश राज ने जब इलेक्शन करवाए थे, तो इन लोगों का एक्सपीरियंस इंडिया को चलाने का, इन लोगों को ऑफिस का हैंडओवर 37 में हो गया था, चीज़ें चला रहे थे। तो इन लोगों के पास जो फैसिलिटीज़ मौजूद थी इंडिया के पास, या कहें कांग्रेस के पास जो फैसिलिटीज़ मौजूद थी, वो हम लोगों के पास नहीं थी। हमारे पास वो स्टैब्लिश नहीं हो सका था उस तरह से, हम लोग ना गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर पाए थे, ना उसका हमारे पास पीछे से कोई रिकॉर्ड था। तो पाकिस्तान के अंदर जो सेटअप बनने जा रहा था, उसमें बहुत सारे मसाइल थे। अगेन मैं थोड़ा सा इससे बाहर आऊँगा कोर्स से, एक लिखिएगा नहीं, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। जैसे आपको याद है, मैंने आपको बताया था कि मुस्लिम लीग तो जीती ही नहीं थी 37 में, कुछ इलाकों के अलावा। उसके अलावा जहाँ से दोबारा जब इलेक्शन हुए थे, फिर जीते भी थे, जहाँ से जिन जिन इलाकों से जीते भी थे बाद में, तो वहाँ भी उनके पॉलिटिकल अलायंसेस हुए थे। जैसे बंगाल में उनकी अलायंस हुआ था, मुस्लिम लीग तो नहीं थी ना वहाँ पे, तो पूरी दूसरी पार्टी थी जिन्होंने मुस्लिम लीग के साथ अलायंस किया था। पंजाब में भी यही मसला हुआ था, पंजाब में मुस्लिम लीग थोड़ी जीत रही थी, मुस्लिम लीग के साथ लैंडलॉर्ड्स की जो पार्टी थी, उनकी क्या नाम था, वो मिल गई थी इनके साथ। तो अ, पाकिस्तान के अंदर जो था, जो हमारी गवर्नमेंट बनने जा रही थी, वो इंडिया की जो गवर्नमेंट बनने जा रही थी उससे बहुत मुख्तलिफ थी। इंडिया के अंदर जो पार्टीशन के फ़ौरन बाद गवर्नमेंट बनने जा रही थी, वो एक मंझी हुई पुरानी पॉलिटिकल पार्टी के पुराने वर्कर्स की मिलके एक बनने जा रही थी गवर्नमेंट। ऑल इंडिया कांग्रेस जो थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, ये पूरी, इसकी पूरी बहुत बड़ी हिस्ट्री थी। आप कहेंगे मुस्लिम लीग की भी तो थी, लेकिन मुस्लिम लीग के पास वो इलेक्शन जीत के रूल करने का एक्सपीरियंस इतना नहीं था जितना इनके पास था, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर इन लोगों के पास था वो इनके पास नहीं था। दूसरा, मैंने बताया कि मुस्लिम लीग, जिन इलाकों में मुस्लिम लीग को अब पाकिस्तान मिल गया था, इसके बहुत सारे एरियाज ऐसे थे जहाँ खुद मुस्लिम लीग नहीं जीती थी वोट से, बल्कि उनके पार्टनर्स मिलके जीते थे। तो इतनी स्ट्रांग पोजीशन नहीं थी यहाँ पे पॉलिटिकली, जितनी स्ट्रांग पोजीशन इंडिया में कांग्रेस के पास थी। ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड अ बेटर एंड कम्प्रिहेंसिव सिचुएशन इन इंडिया कंट्रोल के हवाले से, और पाकिस्तान के अंदर हमारे पास इतना कम्प्रिहेंसिव कंट्रोल नहीं था। बल्कि हमारी जो अब नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी पाकिस्तान में, नई नई बिल्कुल, उसमें ज़्यादातर जो थे वो वेल्दी लैंड ओनर्स थे, जिनके पास पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं था। मुस्लिम लीग की जब इलेक्शन हुए थे, मुस्लिम लीग जिस तरह से जल्दी में जीते थे ना, आपको याद होगा 37 में तो हार गए थे। तो पूरा पूरा जो लैंडस्केप चेंज करने के लिए, पॉलिटिकल लैंडस्केप चेंज करने के लिए वो जो भी किया था, बड़ी जल्दी में हुआ था। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा बड़ी जल्दी में लगा था, उसके बड़ी जल्दी जल्दी रिएक्शन आया था, और एकदम से पाकिस्तान बन गया था। तो दिस वॉज इन अराउंड 4 to 5 years, 6 years मैक्सिमम। इन 6 सालों में थोड़ी कोई इतनी बड़ी स्टैब्लिश कर लेता है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर किसी जगह पे, जबकि कांग्रेस तो चल रही थी 1800 समथिंग से। तो इनके पास तो पूरा 100 साल से ऊपर का एक एक्सपीरियंस मौजूद था इनके पास, जो रूल करने का। ठीक है, होपफुली मैं बात समझा पा रहा हूँ कि पॉलिटिकली हमारे पास बिल्डिंग्स नहीं थी, स्टाफ नहीं थे, ये लिख लिया आपने। अब दूसरी बात ये लिखिएगा कि इनएक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन थे, ये लिख लीजिएगा, इनएक्सपीरियंस्ड।
और उसके आगे लिख लीजिएगा मोस्टली वेल्दी लैंडलॉर्ड्स। ये बड़ा मसला था, क्योंकि फिर उनको अपने अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करना था, अपने बेनिफिट्स को प्रोटेक्ट करना था। यार सामान जाओ। ठीक है। अच्छा, अब इससे आगे हम बात करते हैं कि एक तो पॉलिटिकली ये मसला था ना, कि मैंने बताया कि इनएक्सपीरियंस मोस्टली वेल्दी लैंडलॉर्ड। पॉलिटिकली एक मसला और था जो हमने बार बार पीछे हाईलाइट भी किया, वो था ईस्ट और वेस्ट की पॉलिटिक्स डिफरेंट थी। पाकिस्तान में ईस्ट और वेस्ट की पॉलिटिक्स डिफरेंट थी, पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे। जो स्टाइल ऑफ लीडरशिप था वो बिल्कुल डिफरेंट था। अब आप कहेंगे क्या इसका क्या मतलब हुआ? मैंने कुछ किसी हद तक आपको याद हो बताया था कि हमारे पास जो पाकिस्तान इस वक्त मौजूद है, इसमें आबादी का मेजर एरिया जो है पंजाब है। और पंजाब, जब जिस जगह पे आबादी ज़्यादा होगी, ऑटोमेटिकली वहाँ की पॉलिटिक्स डोमिनेट करेगी। पंजाब में जो पॉलिटिक्स थी वो ज़मींदारों की पॉलिटिक्स थी, लैंडलॉर्ड्स की पॉलिटिक्स थी। ठीक है। हमारे पास जो जब पाकिस्तान अनडिवाइडेड था, तो जो दूसरा बड़ा एरिया ऑफ पॉपुलेशन था, जो उस वक्त पंजाब से बड़ा एरिया था पॉपुलेशन का, दूसरा बड़ा एरिया ऑफ पॉपुलेशन जो था वो था बंगाल। और बंगाल के अंदर जो है वो डेमोक्रेटिक फोर्सेस ज़्यादा इफेक्टिव थी। जैसे मैंने आपको पूरा केस बताया था कि किस तरह से मौलवी फजल हक इस्टेब्लिश किया था उन्होंने, गरीबों को रेज किया था, एम्पावर किया था, पॉलिटिकली बड़े स्ट्रांग थे वो। तो वहाँ पे जो पॉलिटिकल मूवमेंट थी, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मूवमेंट बंगाल में, वो ज़्यादा एडवांस थी बनिस्बत पंजाब के। तो जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स था, जिस तरह के लोग पॉलिटिक्स में आ रहे थे, उनमें काफ़ी डिफरेंस था। और जब जब इलाकों का उनके उनके मिजाजों का डिफरेंस लाजमी होना ही था, उसकी वजह से उनकी आपस में बनना मुश्किल था। ठीक है। तो ईस्ट वेस्ट की पॉलिटिकल सिस्टम में डिफरेंसेस थे, ये लिख लिया आपने। ठीक है। फिर एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम और भी लिख लें जी। वो ये था, एक और गैप लूम कर रहा था, अ लूमिंग गैप। एक लूमिंग का मतलब क्या होता है? लटक रहा था सर पे तलवार की तरह से। वो क्या गैप था? इनवर्ट कॉमर्स में लिख लें, फिजिकल कंडीशन ऑफ कायदे आजम। ये क्या बात हुई? कायदे आजम को तो पता चल गया था, जो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने थे, उनको पता चल गया था कि उनके पास जिंदा रहने का कुछ ही वक्त है। तो आपको पता है कि इतने डिफरेंसेस के साथ अलग अलग सूबे एक दूसरे के साथ कंबाइन होके बैठे हैं। अगर ये ज़्यादा अरसे तक अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़ के बैठे रहें, तो इनका आहिस्ता आहिस्ता मिजाज एक जैसा हो जाएगा, ये एक जैसा सोचने लगेंगे, ये एक जैसी यूनाइटेड नेशन बन जाएंगे। लेकिन इनको बिठा के रखने के लिए कोई ऐसी लीडरशिप चाहिए थी जिस पे इन सबका ट्रस्ट होता। तो कायदे आज़म वो थे। कायदे आज़म के जाने के बाद एक बहुत बड़ा मसला ये क्रिएट होने का पॉसिबिलिटी थी। अभी चूंकि हमें पता है कि वो तो चले गए, हम बात कर रहे हैं 47-48 में रहकर। तो उस वक्त ये पॉसिबिलिटी थी, एक गैप नज़र आ रहा था कि कायदे आज़म चले जाएंगे तो फिर ये एक आपस के तनाज़ों को मेंटेन मैनेज करना आसान नहीं होगा, जो कि हमने देखा कि नहीं हो सका। बाद में बस मसाइल हुए, बांग्लादेश आज़ाद हो गया। ठीक है। तो ये थे पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। 4 पॉलिटिकल प्रॉब्लम लिखवाए मैंने। बिल्डिंग और स्टाफ नहीं था, पॉलिटिशियंस अनट्रेंड थे, ईस्ट और वेस्ट की पॉलिटिक्स बिल्कुल डिफरेंट थी, पॉलिटिशियंस लैंडलॉर्ड थे, और लूमिंग गैप मौजूद था। एक तो कायदे-ए-आज़म को टीबी थी, फिजिकल कंडीशन का मतलब हुआ कायदे-ए-आज़म को ट्यूबरक्लोसिस था, टीबी थी कायदे-ए-आज़म को। ठीक है। तो उसका नतीजा ये हुआ कि हमारी पॉलिटिकली जो गैप था वो फुल नहीं हो सका। अच्छा, फिर तीसरा मसला, और जब जहाँ गैप होता है, लाजमी जहाँ गैप होता है उस गैप को फिल करने कोई ना कोई और आ जाता है ना। पानी हटा तो नहीं रहेगा,
बीच में से कहीं गैप बनेगा, उस गैप को कोई जो पानी जो ऊपर होगा वो खुद ब खुद नीचे से उस गैप को फिल कर देगा, है ना। तो ऑटोमेटिकली जब जहां पावर का गैप आता है तो उसके आसपास जिसके पास पावर होती है वो उस पावर के गैप को खत्म कर देता है। बिल्कुल नेचुरल सी बात है। तो इसीलिए हमारे पास फिर मार्शल लॉ लगा। फौज के पास पावर थी, फौज ने पावर संभाल ली। पॉलिटिशियंस पावरफुल नहीं थे, पॉलिटिशियंस नहीं संभाल सके थे, फौज के पास पावर थी, फौज ने संभाल ली। अच्छा, नेक्स्ट है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पाकिस्तान की। नहीं नहीं, नंबर 3 हमारा प्रॉब्लम है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या थे? जाहिर है जब मुल्क तोड़ा गया, मैंने बताया आपको कि मेजर इंडस्ट्रियल हब जो है अ, वो इंडिया में रह गया। तो इसको ज़रा हम लिखते हैं, मैं बताता हूँ क्या लिखना है। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, ठीक है। पाकिस्तान स्टेट्स पॉइंट नंबर 1 लिखें, मोस्ट अंडर डेवलप्ड, मोस्ट अंडर डेवलप्ड एरियाज। बलूचिस्तान बिल्कुल कुछ नहीं काम हुआ था, केपीके में उस वक्त बिल्कुल पहाड़ी पहाड़ है बस, ठीक है। सिंध में थर, एक सिंध का एक या दो एरियाज से जिस पे कुछ काम था, बाकी सिंध खाली पड़ा था बिल्कुल। इसीलिए पंजाब की जो पॉलिटिक्स थी वो डोमिनेट भी कर रही थी, बात समझ रहे? क्योंकि वो जो कुछ भी थोड़ा बहुत था वो पंजाब में ही था, बाकी सब जगह तो कुछ था नहीं, या बंगाल में था या पंजाब में था। इन्हीं की राइवलरी थी, इन्हीं के मसाइल थे आखिर में आपस में, ठीक है। तो क्या करूं, रिपीट करूं? पाकिस्तान का मैंने पहला प्रॉब्लम लिखवाया है, मोस्ट अंडर डेवलप्ड एरियाज वर, मोस्ट अंडर डेवलप्ड एरियाज बिकेम पार्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, और इस बात को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को जो लैंड एरिया मिला था, बलूचिस्तान मिला और बिल्कुल खाली, केपी के मिला अच्छा खासा, उसमें बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। आपको सिंध का बहुत बड़ा एरिया खाली था। खाली से मुराद ये कि उसमें कोई इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा था कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हों, कोई इकोनॉमिक हब हों, ट्रेड हब हों। वहाँ पे एक पेशावर था ट्रेड हब, केपी के, बाकी खाली पड़ा हुआ है। तो जो मेजर ट्रेड के कुछ, या तो ये कराची में था, सिंध के अंदर एक कराची था, और उधर जो था वो आपका पंजाब के अंदर कुछ एरिया से, पंजाब इसलिए इस्टेब्लिश था कि चलो वहाँ पे रूरल तबका जो है वो बड़ी तादाद में था, लेकिन इंडस्ट्रियल हब वहाँ भी नहीं था कोई। ना पंजाब में कोई फैक्ट्री बड़ी, कोई केपी के में तो सवाल ही नहीं था, बलूचिस्तान में तो सवाल ही नहीं था, सिंध में भी कोई खास बड़ी फैक्ट्री नहीं सिवाय कराची वराची के। तो इकोनॉमिकली जो हिस्सा पाकिस्तान को मिला था वो हिस्सा लीस्ट डेवलप था पूरे इंडिया में। इंडिया के जो डेवलप्ड एरियाज थे वो इंडिया को दे दिए गए थे, जो लीस्ट डेवलप्ड एरियाज थे वो आपने पाकिस्तान को दे दिए थे। ठीक है, चलो भाई, मेजोरिटी जहाँ मुसलमानों की थी वहीं, और चूंकि जब से अंग्रेज आया था, अंग्रेज ने उन्हीं एरियाज को ज़्यादा डेवलप किया जहाँ पे कि मुस्लिम मेजोरिटी नहीं थी। तो ये नेचुरली ऐसा होना था, जब आपने मुस्लिम मेजोरिटी की बुनियाद पर मुल्क बनाया तो आपको वही हिस्से मिलने थे जो डेवलप नहीं थे। तो उस वक्त तक आप कह सकते हैं जो देही इलाके के लोग थे, 90% ऑफ पाकिस्तान लिव्ड इन कंट्री साइड। कंट्री साइड किसको कहते हैं? देहात को। ठीक है, चाहे वो रूरल ना भी हो, यानी एग्रीकल्चर नहीं भी कर रहा, तब भी वो मेजर शहरों में नहीं रहते थे। अर्बन सिर्फ 8 ही टाउन थे पाकिस्तान में, सिर्फ 8 टाउन्स थे अर्बन टाउन्स, 8 जो अर्बन टाउन कहलाने के हकदार थे, 8 से खाली।
जिनकी पॉपुलेशन जो है वो 1 लाख से ज़्यादा हो, बाकी सबकी 1 लाख से भी कम थी, और भी थे लेकिन वो सिग्निफिकेंट नहीं थे। और वो कौन से थे? कराची, लाहौर, ढाका, हैदराबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, सियालकोट, पेशावर। बस उंगली पे गिन लिया आपने। ठीक है, कराची, लाहौर, अच्छा अभी अभी के उससे निकाल लेना, कराची, लाहौर और पेशावर, तो 3 आपके कैपिटल आ गए। फिर इस्लामाबाद नहीं था उस वक्त, रावलपिंडी था, तो रावलपिंडी आ गया, तो 4 तो ये आ गए। नहीं लिखना नहीं है, मैं तो सिर्फ लिखने वाला मैं बता चुका हूँ कि 90% लिव्ड इन कंट्री साइड एंड ओनली 8 अर्बन टाउन्स ऑफ सिग्निफिकेंस। ये 2 बातें लिखनी थी इसमें, जो हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बता रहे हैं। फिर नंबर 3, पाकिस्तान could not produce industrial goods to suffice its needs. बात समझ आई? जितनी ज़रूरत थी पाकिस्तान को रोज़मर्रा के इंडस्ट्रियल गुड्स की, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ जूते की ज़रूरत थी, जूते की इतनी फैक्ट्रियाँ नहीं थी इतने पाकिस्तान में जूता कंज्यूम करने वाले थे। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि जी आटे की ज़रूरत है, आटा फैक्ट्री में पिसता है भाई, आटा मिल में पिसता है, आटा गाँव से नहीं आता। इतनी मिलें नहीं थी जितने लोगों को आटे की ज़रूरत थी, इतनी फैक्ट्रियाँ नहीं थी इतनी लोगों को चीनी की ज़रूरत थी। तो कोई भी प्रोडक्शन जो भी इंडस्ट्रियल थी वो इतनी नहीं थी कि पाकिस्तान के लोगों का को पूरा कर पाती। तो पाकिस्तान को बाहर से चीज़ें चाहिए थी, लाजमी शुरू दिन से मसला था कि पाकिस्तान को चीज़ें बाहर से चाहिए थी। पाकिस्तान को चीज़ें बाहर से चाहिए थी, तो उसके लिए पाकिस्तान को तिजारत किससे करनी है? करीब तरीन कौन है? क्या पाकिस्तान के पास तिजारत के लिए जहाज़ हैं पानी के कि नहीं है? तो अभी ये भी आप सामने आगे आते आगे देखेंगे। देखें पेज नंबर, मेरे पास जो पेज नंबर 112 है उस पर बड़ा अच्छा सा एक छोटा सा चार्ट बना हुआ है कि पाकिस्तान जब बना था तो इंडिया और पाकिस्तान के पास जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी उसमें इंडस्ट्रीज पाकिस्तान के पास 10% आई थी, इंडिया के पास 90% नहीं थी। ठीक है, इंडस्ट्रीज पाकिस्तान के पास 10% आई थी, इंडिया के पास 90% नहीं थी। वो वर्कर्स जो इंडस्ट्री के लिए ट्रेन थे पाकिस्तान के पास सिर्फ 6.5% आए थे। 93.5% वर्कर्स जो इंडस्ट्रियल थे वो इंडिया के पास थे। पूरे इंडिया की बिजली बनाने की जो कैपेसिटी थी, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, वो पाकिस्तान के पास 5% आई थी, बाकी 95% इलेक्ट्रिक कैपेसिटी इंडिया के पास थी। उस वक्त तक जो दरियाफ्त शुदा मिनरल डिपॉजिट थे, मिनरल्स, उस वक्त तक जो दरियाफ्त शुदा थे उसमें से सिर्फ 10% पाकिस्तान के पास आए थे, बाकी सारे इंडिया के पास थे। तो ये कुछ है, कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं, बाकी बहुत सारे और भी स्टैटिस्टिक्स हैं। पाकिस्तान के पास ना इंडस्ट्री थी, मैंने आपको बताया, आप चाहें तो उसमें ऐड कर लें। पाकिस्तान के पास मैंने बताया कि एक तो इंडस्ट्री नहीं थी, सामान मंगाने के लिए पानी के जहाज भी नहीं थे। ऐसे भाई सामान मंगाना है तो चलो पोर्ट डेवलप तो कराची की पोर्ट डेवलप थी, इसी वजह से जो खड़ा हुआ कराची खड़ा हुआ कि सामान को स्थानीय हट को जो भी था मंगाना था, और जो मंगाना था उसके बदले गंदम, आटा, इस तरह की चीज़ें बेचनी थी। तो हम अपने एग्रीकल्चर को बेचते थे और इंडस्ट्री मंगाते थे। यहाँ पे इस पॉइंट को क्लोज करें। एडिशनल एक अपनी आपस की बात बताऊं, यही महरूमी ना हमें ले डूबी। हमारे अंदर बचपन से एक होता है ना कि यार मैंने कभी गाड़ी नहीं चलाई, बचपन से मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं एक दिन गाड़ी चलाऊंगा। अब गाड़ी के पीछे ऐसा लगा बाकी दुनिया के सारे काम छोड़ दिए उसने। तो बिल्कुल हमारे साथ ये हुआ कि हमें शुरू से ये एहसास था कि हम इंडिया में थे तो हमारे पास बड़ी इंडस्ट्रीज थी और बड़े डेवलप्ड थे हम जब पाकिस्तान मिला हमारी सारी इंडस्ट्रीज छिन गई, अब हम इंडस्ट्री लगाएंगे। इंडस्ट्री जिस चीज़ की मदद से लगाएंगे जो अल्लाह ने आपको पहले से दिया हुआ है, इसको इग्नोर करते चले गए हम। वो क्या था? हमारा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की वजह की मदद से आपने इंडस्ट्री लगाई ना,
एग्रीकल्चरल गुड्स बेच बेच के इंडस्ट्री लगाई ना हमने। उसके बाद एग्रीकल्चर को इस तरह से इग्नोर किया। आज देखो आटे का बुरान है, आज चीनी का बुरान है, आज चावल का बुरान है। अभी मैं गया था परसों मार्केट चावल लेने को, कह रहे चावल नहीं मिल रहा भाई, शॉर्टेज है जी, प्रॉब्लम्स है। तो आपने जिस चीज़ की मदद से इंडस्ट्री लगाने की कोशिश की, उसी चीज़ को पहले पीछे छोड़ दिया, उसको सपोर्ट नहीं किया। ये बहुत बड़ी गलती की हमने। हमें अपने इंडस्ट्रियल पार्ट को, अपने इंडस्ट्रियल विंग को खड़ा करना चाहिए था, लेकिन हमें ये देखना चाहिए था कि कुदरती तौर पे अगर अल्लाह ने हमें एग्रीकल्चर ज़्यादा दिया है तो उसको हम उसमें हम स्पेशलाइज कर लें। ठीक है, ऐसा हो सकता था कि हम एग्रीकल्चर से ही बहुत कमा सकते थे। ठीक है, वैल्यू एडेड नहीं कमा सकते थे उस वक्त बज़ाहिर, लेकिन अगर हम उसके ऊपर वर्कआउट करते, उस मेहनत करते, उसकी ब्रांड्स बनाते तो शायद हम उसमें मज़ीद काम कर सकते थे और अभी से बेहतर हालात में होते। खैर, अगर मगर तो करते ही चले जाएं। आप पाकिस्तान बनने से पहले चौथा प्रॉब्लम था ये लास्ट पॉइंट मैंने बताया इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अंदर कि पाकिस्तान कुड नॉट प्रोड्यूस इंडस्ट्रियल गुड्स टू सफाइस इट्स नीड्स। अपनी ज़रूरत के मुताबिक इंडस्ट्रियल गुड्स नहीं बना सकता था पाकिस्तान। एंड नाइदर डिड इट हैड इनफ रिसोर्सेज टू इम्पोर्ट। ठीक है, ठीक है, नॉट इनफ रिसोर्सेज टू इम्पोर्ट। अब उसमें शिप भी आ गए और फॉरेन एक्सचेंज भी आ गया। नॉट इनफ रिसोर्सेज टू इम्पोर्ट। अगला पॉइंट बता रहा था मैं कि पाकिस्तान बनने से पहले हमारा एक प्रॉब्लम था, कोशिश करते हैं कि अगले 15 से 20 मिनट में इसको निपटा लें। पाकिस्तान बनने से पहले जो हमारा एक और प्रॉब्लम था वो सोशल प्रॉब्लम था। सोशल प्रॉब्लम भी आज तक मौजूद है। इसका मतलब है कि कोई तो है जो कि पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम्स पर बरकरार बढ़ाए रखने चाहता है। क्योंकि आपने कहा ना यार मेरे ना बाथरूम का नल बह रहा है, टंकी खाली हो जाएगी, आपको पता है, और आपने कहा यार शाम तक अगर टंकी खाली हो जाएगी फिर पानी नहीं आएगा, उसके बाद मैं सारा वक्त कैसे गुजारूंगा, वॉशरूम कैसे जाऊंगा, मुँह हाथ कैसे धोऊंगा, खाना कैसे पकाऊंगा, पानी कैसे पीऊंगा। ये आपके जहन में है कि मेरा नल बह रहा है, मेरा सारा पानी बह जाएगा और अगर बह गया तो उसके बाद पानी नहीं आएगा, मेरा गुजारा नहीं हो सकेगा। अगर आपको पता है, अच्छी तरह से आप समझ रहे हैं बात, और है पता, पहले दिन आपने आइडेंटिफाई कर लिया पाकिस्तान का प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है, और आप पाकिस्तानी हैं, आपको पता है पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा अगर, तो फिर आपका कोई वाली वारिस नहीं होगा। अब नहीं जा सकते आप वापस समझ लें कि चलो भाई अंडू कर दो, अंडू नहीं हो सकता। अब ऐसा नहीं कि अब आपको खुले दिलों से, खुले हाथों से कहीं भी एक्सेप्ट किया जाएगा। फिर तो आप सस्ती बिकाऊ माल होगा, जो सबसे कम दाम लगेंगे वो लगेंगे आपके। ठीक है, तो ये बात सबको पता है। हर वो शख्स जिसके नाम के साथ पाकिस्तान जुड़ता है, हर उस शख्स को पता है कि ये प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान के, डे वन से पता है। तो जब ये प्रॉब्लम अगर हल नहीं हुए तो पाकिस्तान सरवाइव नहीं कर सकेगा। तो उन प्रॉब्लम्स को हल करने की कोशिश कर रहा होता कोई ना कोई। और अगर कोई शख्स वाज़े तौर पे जानते हुए कि ये पाकिस्तान का मेजर प्रॉब्लम है, उसके बाद भी उनको ना सिर्फ ये कि एड्रेस नहीं कर रहा बल्कि उनको बड़ा करने में हेल्प कर रहा है, उनको बड़ा कर रहा है, प्रॉब्लम्स को और इन्हांस कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि कहीं और से कुछ तारें खींचती हैं हमारे यहाँ, कुछ ऐसे हैं जिनके इंटरेस्ट पाकिस्तान में नहीं है, वो पाकिस्तान के ख़त्म होने में ही उनका इंटरेस्ट है। वो पाकिस्तान में ही रहते हैं और पाकिस्तान के ख़त्म होने में इंटरेस्ट है, ये कैसी अजीब सी बात है। तो ये बातें हम लोगों को एज अ नेशन सोचनी चाहिए। पाकिस्तान का सोशल प्रॉब्लम पाकिस्तान बनते ही शुरू हो गया था। ये बात मैं बड़ी कई दफ़ा कह चुका हूँ अपने जनरल डिस्कशंस में कि नॉर्मली जो नेशंस बनती हैं ना, वो दो चीज़ें होती हैं। कोई कुदरती बॉर्डर्स होते हैं जिसके अंदर रहने वाले लोग ऑटोमेटिकली एक मुल्क बन जाते हैं, कि एक पहाड़ था, उस एक तरफ दरिया था, उसके बीच में जो शहर आबाद हुआ, इस तरह से शहर बढ़ता गया, वहाँ के रहने वाले एक मुल्क बन गए। वो सब एक ज़बान बोलते हैं, एक तरह के इलाके में रहते हैं। ठीक है, इंग्लैंड में लोग क्या बोलते हैं? इंग्लिश बोलते हैं। इंग्लिश के 50 डायलेक्ट बोलें, यहाँ से लेके वहाँ तक तरह तरह की इंग्लिश बोलें। ठीक है, इंग्लिश बोलते हैं। फ्रांस में रहने वाले क्या बोलते हैं? वो इंग्लिश नहीं बोलते, वो जर्मन नहीं बोलते, वो रशियन नहीं बोलते, वो फ्रेंच बोलते हैं। और फ्रेंच के 50 डायलेक्ट बोलें,
लेकिन हर फ्रांसीसी अपने दूसरे फ्रांसीसी से फ्रेंच में बात कर सकता है, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। जर्मनी में रहने वाले जर्मन बोलते हैं। एक नेशन, सदियों से लोग साथ रहते रहते एक कॉमन जबान पे आ चुके होते हैं, एक ही इलाके के रिहायशी होते हैं, एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर होते हैं। हमारे यहाँ मसला ये हुआ कि ना ज्योग्राफिकल बाउंड्री एक थी, मुख्तलिफ स्टेट्स थी जिनको कि ज़बरदस्ती मिला के, ज़बरदस्ती नहीं मतलब जिनको कि साथ साथ मौजूद होने की वजह से मिलाकर हमने एक कंट्री तो बना दिया, लेकिन ये नहीं बाकायदा इस पे काम किया गया कि इनको जेलिन करना पड़ेगा, ये नेचुरली एक दूसरे के साथ खुद ब खुद नहीं जेलिन हो जाएंगे। तो ये कहलाएगा पाकिस्तान का सोशल प्रॉब्लम, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम। सोशल प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान का? कि पाकिस्तान के अंदर शुरू ही दिन से मुख्तलिफ सूबे आबाद थे, और ये तय करना कि उस सूबे का क्या राइट है, सूबे का क्या राइट है, फेडरेशन का क्या राइट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या राइट होगा, सूबे का कितना इख्तियार होगा, सूबे के लोग एक दूसरे से क्या एक्सपेक्ट करें, एक सूबा बाकी सारे सूबों को अपनी मर्जी से चला रहा होगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा। तो ये जो सिचुएशंस थी, इसकी वजह से पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ एथनिसिटीज़ थी वो एक दूसरे पे फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर सकी। तो मैं कहूँ सोशल प्रॉब्लम अगर मैं लिखवाऊँ कि लिखना क्या है, तो नंबर 1 सोशल प्रॉब्लम में बात लिखनी है द पीपल ऑफ डिफरेंट प्रोविंसेस were culturally different, ठीक है, had their own languages, GUAGES, had their own languages। अगर आप उनके नाम लिखना चाहें नाम लिख लें कि नॉर्थ में पख्तून, वेस्ट में बलोच, साउथ में सिंध, है ना, नॉर्थ में पश्तून, वेस्ट में बलोच, साउथ में सिंधी, साउथ में सिंधी, फिर जो इस तरफ वाला ईस्ट था दो पाकिस्तान के हिस्से थे ना, तो इस तरफ वाला वेस्ट का जो ईस्ट था, इसको आप कह लें नॉर्थ ईस्ट कह लें। नॉर्थ ईस्ट में पंजाबी, और फिर टोटली ईस्ट जो था, जो बिल्कुल सेपरेट ईस्ट था, ईस्ट के अंदर जो है वो बंगाली। ये अलग अलग सूबे थे। आपको याद होगा कि जब अंग्रेज़ था तो इन सूबों ने खुद मुख्तारी के साथ अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस के साथ अपनी अपनी इलेक्शंस लड़े थे, और उनकी अपनी अपनी हुकूमतें बनी हुई थी। बंगाल में बंगालियों की हुकूमत मौजूद थी। पंजाब जो था ना वो था नॉर्थ ईस्ट पंजाब। नॉर्थ ईस्ट को पंजाब कर दिया, पंजाबी कर दिया मैंने, क्योंकि दो तरह से ईस्ट लग रहा है ना, एक वेस्ट पाकिस्तान का ईस्ट जो पंजाब है, और एक टोटल पाकिस्तान का ईस्ट वो के बंगाल था। तो अच्छा, पॉइंट ये है जो मैं समझा रहा हूँ, ज़रूरी बात जो है वो समझने की वो ये है कि ये अलग अलग स्टेट्स थीं, अलग अलग तरीके से चल रही थीं, अलग अलग मसाइल को अपने तरीके से हैंडल कर पा रही थीं। पंजाब में अपने तरीके से गवर्नमेंट मौजूद थी, बंगाल में अपने तरीके से गवर्नमेंट मौजूद थी, ये सब लोग अपने तरीके से काम चला रहे थे। अब आपने जब इन सब को एक जगह बिठा दिया, इनके कल्चर एक दूसरे से थोड़े अलग थे, लैंग्वेजेस थोड़ी सी अलग थीं, इनका स्टाइल ऑफ गवर्नेंस अलग था, इनके पॉलिटिशियंस का मिजाज अलग था, लाजमन इनके अंदर ऊपर वालों में भी और नीचे वालों में भी ये फीलिंग आनी थी कि हमें रूल कर कौन रहा है,
क्या हमें रूल कर रहा है, सारी की सारी पॉलिसीज पंजाबी के मर्जी से चल रही है या बंगाली के मर्जी से चल रही है या सिंधी के मर्जी से चल रही है या बलोची के मर्जी से चल रही है? तो इसको डे 1 पे एड्रेस करना चाहिए था, और वो तरीका था इसको एड्रेस करने का कि डे 1 पे सबसे पहला काम पाकिस्तान बनने के बाद ये करना चाहिए था कि पाकिस्तान का एग्रीड अपॉन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए था। ठीक है, तो सोशल प्रॉब्लम में पीपल ऑफ पाकिस्तान मैंने लिखा, पीपल ऑफ डिफरेंट प्रोविंसेस कल्चरली डिफरेंट थे, हैड देयर ओन लैंग्वेजेस, एंड एज देयर वाज ये पॉइंट लिखिएगा, ये अलग पॉइंट है ना? इसी में पॉइंट नंबर 1 के अंदर ही है। एज देयर वाज नो एग्रीड अपॉन कॉन्स्टिट्यूशन, it was easy to establish doubts and mistrust. It was easy to establish doubts and mistrust among the people of the province. As there was no agreed upon constitution, it was easy to establish doubts and mistrust among the people of the provinces. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम बना। पॉइंट नंबर 2 इसमें होगा the effort to establish Urdu as the main language of Pakistan was facing difficulties. उसमें सबसे बड़ी गलती भी हमारी ही थी। जब पाकिस्तान में आप उर्दू लैंग्वेज को एक तो फोर्स करना चाहते थे, ओके, मेजर जो पॉपुलेशन थी उन दोनों की लैंग्वेज उर्दू नहीं थी, ना बंगाल की लैंग्वेज उर्दू थी ना पंजाब की लैंग्वेज उर्दू थी। ठीक है, आप ये कहते हैं कि उर्दू लैंग्वेज एक ऐसी ज़बान थी जो कि दोनों को ब्रिज कर सकती थी। अगर आप ये वाकई चाहते थे कि उर्दू लैंग्वेज को पाकिस्तान की लैंग्वेज बनाए, तो पाकिस्तान की सरकार की, पाकिस्तान की अदालत की, पाकिस्तान की पुलिस की, पाकिस्तान की हुकूमत की ज़बान उर्दू बनानी चाहिए थी। आपने क्या किया कि पाकिस्तान की ज़बान अंग्रेज़ी और उर्दू रख दी, और पाकिस्तान की सरकार जो है वो अंग्रेज़ी में ही सब कुछ करती रही, उर्दू में कुछ नहीं किया। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन अंग्रेजी में बना रहे हैं, पाकिस्तान के कानून उर्दू अंग्रेजी में बना रहे हैं, पाकिस्तान के जज जो फैसले सुना रहे हैं अंग्रेजी में सुना रहे हैं, पाकिस्तान का जो ब्यूरोक्रेट है वो अपना हुक्मनामा अंग्रेजी में साइन कर रहा है, पाकिस्तान के जो लैंड एग्रीमेंट्स हैं वो अंग्रेजी में किए जा रहे हैं। तो जब आपने अंग्रेजी ही नहीं छोड़ी तो उर्दू कैसे मेन लैंग्वेज बनती इन सूबों की? तो ये उर्दू की जो कोशिश भी की गई ना, वो हाफ हार्टेड कोशिश थी। खैर चलें, यहाँ पे अब वो नमाज का वक्त बड़ा करीब आता जा रहा है, तो हम यहाँ पे अभी क्लोज करते हैं इस डिस्कशन को, और इंशाल्लाह फिर इसके बाद हम ज्वाइन करेंगे रात को। अल्लाह हाफिज़।